आज मेरे भाई की शादी हुई है और मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है। आज भाभी की फर्स्ट नाइट है, तो मैं भाभी को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए भाभी के साथ जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी जा रही थी। उन लड़कियों में कुछ मेरी सहेलियों थी, कुछ मेरी कजन थी और कुछ आस पड़ोस और रिश्तेदार की लड़कियां थी। सुहागरात तो भाभी की थी, पर हम सब लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी। भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया। हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेड को सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। मैंने महसूस किया कि भाभी मुझे कुछ कहना चाहती है। वह आंखों ही आंखों में मुझे कुछ इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती है? भाभियां तो अपनी नंद से बात करना भी पसंद नहीं करती, और एक मेरी भाभी थी कि अपनी शादी के पहली रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई। और मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है? आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मेरी भाभी मेरी बात सुनते ही दहाड़े मार मारकर जोर से रोने लगी। उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी थी। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। भाभी रोती रोती मुझसे बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा कि भाभी आप क्यों रो रही है? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वह आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और जोर जोर से रोने लगी थी। अब तो मुझे भी भाभी के इस रवैये से डर लगने लगा था। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा ही होता है। भाई आ जाएंगे तो भाभी भाई को देखकर ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी तो भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और मुझसे कहा, भगवान के लिए मुझे इस कमरे में अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं मर जाऊंगी, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई और मैं भाभी से बोली, आपकी सुहागरात है, मैं यहाँ आपके साथ कमरे में नहीं रह सकती। और भाभी आपको क्या हुआ है? आप डर क्यों रही है? वह आपके पति है और मेरा भाई इंसान है, वो कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वो बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नजर घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से मेरी भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नजर चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नजरें टकराती है तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पापा और भाभी पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। और वह आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही थी, लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी, पापा की आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा मुझसे बोले कि चलो बेटा यहाँ से, आजकल की औरतों के ये सब ड्रामा है। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ ऐसी बातें नहीं की जाती है। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लेकर आ गए। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है। मैंने भाभी को समझाया और भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो तो बस ये कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आए और कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। पापा कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 10,000 निकलते हैं और मेरे हाथ पे रखते हुए बोले, ये पैसे रख लो। पैसे देखकर मैंने पापा को कहा, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने 10,000 और निकाले और बोले, ये पूरे 20,000 रुपए है, अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समाये और झट से पैसे पापा के हाथों में से ले लिए।
पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले कि बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए, चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी। उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या वो खुद सुलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्या में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा कि पापा मेरे साथ आएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। थोड़ी देर बाद मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है ऋतु, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बात मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद भाभी के कमरे में चले गए हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और फिर खुद को थोड़ा संभल कर बोली, कोई बात नहीं ऋतु बेटा, वो ससुर जी है, क्या हुआ? अगर वह अपनी बहू के कमरे में चले गए तो तुम इतना ज्यादा मत सोचो। फिर मम्मी मुझसे बोली, ऋतु ऐसा करो, अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। बहुत रात हो गई है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह निकल ना सकी। भला पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए हैं? ऐसे ही सोच विचारों ने मुझे उलझा रखा था। मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वह इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने की इरादे से मैं बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे। कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का सा लगा। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में है, इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तुम भी आई हो पापा की चमची बनकर, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा है, मैंने तो आपको परेशान देखा इसीलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से पलटने ही वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी, इसीलिए माचिस मांग रहे हैं। मैंने किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन ये क्या? भाई की हरकत देखकर मैं दंग रह गई। भाई तो पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी उन्हें पहनने के लिए, और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का सी रह गई थी। जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट किया है और आप इसे क्यों जला रहे हैं? तभी भाई ने अचानक गुस्से से मुझसे बोला, ऋतु चली जाओ यहाँ से। मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर कांपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कहीं 6 बजे जाकर मेरी आंख लगी, लेकिन सुबह 7 बजे मेरी आंख फिर से खुल गई थी। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही सादगी से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियां तो बहुएं होती हैं, बेटियां तो पराया धन होती है।
पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई और पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हो और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। मेरी बात सुनकर पापा बोले, वह मेरे बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी। तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा नई बहू को नाश्ता बनाकर दे या नहीं। इतने में मम्मी भी आ गई। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान देखकर और पापा को नाश्ता बनाता देखकर मुझे समझाते हुए और बात को टालते हुए बोली, मेरी माँ मुझे कहने लगी, ऋतु बेटा तुम ऐसा करो, बाहर जाकर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मेरे घर में सब कुछ अजीब सा हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बाहर आकर हॉल में सोफे पर बैठ गई। तभी मैंने कमरे से भाई और भाभी को निकलते हुए देखा। भाभी ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और मेरे भाई का चेहरा उतरा हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का लगा कि भाभी में नई नवेली दुल्हन वाली कोई बात ही नहीं थी। भैया और भाभी जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के पास बैठ गई। जैसे पापा ने मुझे भाभी के पास बैठा हुआ देखा, पापा गुस्से से मेरे से बोले, ऋतु मैंने तुम्हें रात को समझाया था ना कि तुम इन सब मामलों से दूर रहना। मैंने तुझे अच्छे से समझाया था कि अपनी भाभी से तो दूर रहना, उसके आसपास भटकने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि उनके माता पिता उनसे जो बात कहे उनको ना माने। पापा की बात सुनकर भाई गुस्से से पापा की तरफ देखते हैं और पापा से कहते हैं, पापा हम लोग इतने भी शरीफ नहीं है। पापा ने भाई की बात तो सुन ली लेकिन उसे अनसुना कर दिया। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे पर बेल डोर बजी, भाभी के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। भाभी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दरवाजा खोलने के लिए भाई और पापा गए, पीछे पीछे भाभी भी उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही मैं उठकर जाने लगी, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, ऋतु तुम्हें समझ में नहीं आता, अभी तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा था, तुम जबरदस्ती क्यों बड़ों के बीच में पती हो। चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ और नाश्ता करके अपने कमरे में चले जाओ। अभी भैया पापा और भाभी को बाहर गए हुए 10 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर किससे और क्या बातें हो रही थी। बार बार मेरा दिल यही सोच रहा था कि बाहर जो इंसान आया है वो कौन है। तभी अचानक भाभी की मुझे चीख सुनाई देती है। जैसे ही उठकर मैं बाहर भाभी की तरफ जाने लगती हूँ, मम्मी मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे धमकाते हुए कहती है, ऋतु तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी बाहर चलकर देखना तो चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। भाभी इतनी जोर से क्यों रो रही है, आखिर यह सब माजरा क्या है। मम्मी ने मेरी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, तुम्हारे पापा है सब संभाल लेंगे। मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। आखिर मम्मी कौन सी बात मुझसे छुपा रही थी, यही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। भाई और पापा ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख और जोर से आने लगी। वह बार बार जोर जोर से चीख रही थी। करीबन 2-3 घंटे बाद पापा ने दरवाजा खोला और तीनों बाहर आ गए। भाभी की हालत बद से बदतर हो रखी थी। थोड़ी देर बाद पापा और भैया दोनों किसी काम से बाहर चले गए। मैं दबे पांव भाभी के कमरे में जैसे ही जाने लगी, तभी ना जाने कहां से पापा दोबारा आ गए और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। पापा मुझसे बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार पापा थोड़े गुस्से से बोले थे। तभी मैंने पापा को कहा, पापा
भाभी को बेगैरत औरत क्यों बोल रहे हैं? पापा ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चुपचाप चले गए। मैं गुस्से में जोर से चिल्लाई, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? आखिर मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। कोई मुझे क्यों नहीं कुछ बताता है? मैं अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि बड़ों की बातें ना समझ सकूं। मेरे भैया का भी सारे दिन चेहरा उतरा हुआ रहता और उनकी आंखें सूजी रहती। शायद भैया भाभी को लेकर बहुत रोते थे। एक दिन मैं भाभी के कमरे के दरवाजे के पास कान लगाकर भाभी की सिसकियों की आवाज सुन रही थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर जाने लगी, तभी भाभी ने दरवाजा खोला और मुझसे कहा, ऋतु, मुझे एक पेन और एक कागज लाकर दो। मैं भाभी से पूछ रही थी, भाभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? लेकिन भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझसे कहा, जितना तुम्हें कहा गया है, तुम उतना ही करो। फालतू फटे में टांग फंसाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। भाभी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं भी चुपचाप आराम करने के इरादे से आकर हॉल में सोफे पर लेट गई। थोड़ी देर बाद बाहर से भाई आते हैं। भाई का चेहरा उतरा हुआ था और किसी से कोई भी बात नहीं करते हैं और सीधे कमरे के अंदर चले जाते हैं। जैसे कमरे के अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वह आवाज सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। इस बार की चिल्लाने की आवाज भाभी की नहीं थी, बल्कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर भी दो ना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इस बार आवाज़ भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो मैंने देखा कि भाई बहुत जोर जोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई रोते हुए कह रहे थे कि पापा किरण को बचा लो वरना वह मर जाएगी। प्लीज़ पापा, किरण को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे थे। भाभी औंधे मुंह पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर जोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज़ पापा, किरण को बचा लो, हमें इस अस्पताल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं, हम इसे अस्पताल नहीं लेकर जा सकते क्योंकि इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है। ये खुद ही अपनी मौत की जिम्मेदार है। इसने खुदकुशी की है। हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा आगे आए और भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान से होकर बेड पर गिर पड़े और भाभी को देखकर जोर जोर से रोने लगे। भाभी का वह मासूम सा और डरा हुआ चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझे रो रो कर कहती थी कि प्लीज़ मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई। सब लोग परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, सुरेश, किरण के घर वालों को फ़ोन कर दो, वह इसे आकर ले जाएंगे। भाई ने भाभी के घर वालों को फ़ोन किया तो भाभी के घर वाले गुस्से से चीखते चिल्लाते हमारे घर आ गए और भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम हो इसके कातिल। वह बोल रहे थे कि हमारी इतनी सुंदर सी बेटी और कहाँ तुम मामूली सी शक्लो सूरत वाले आदमी। चिढ़ते थे तुम हमारी बेटी से क्योंकि लोग कहते थे कि हूर के पल्लू में लंगूर। शायद इसीलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार डाला। जब उसको रख नहीं सकते थे तो उससे ब्याह ही क्यों किया था। हम हमारी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे और पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि तुमने हमारी बेटी को मारा है। भाभी के मायके वाले भाई को धमकाकर उन पर इल्जाम लगाकर अपने घर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सब के बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर ही बैठ गए। ये बात मेरी समझ के बाहर थी कि आखिरकार पापा भाभी के कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी ले जा चुके थे,
लेकिन पापा अंदर ही कमरे में बैठे हुए थे, ना बाहर आ रहे थे, ना किसी को अंदर आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पर पुलिस आ गई। पापा घर के किसी भी सदस्य को अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया। पापा ने पुलिस को कमरे में घूम घूम कर सारी चीज दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। भाई पापा भी चुपचाप से बैठे थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं गुस्से से फट से बोल पड़ी, तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? घर में ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामले में दखल ना दूँ। मेरी भी शादी की उम्र है, मुझे भी हक है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब कुछ जानने का। और आप लोग हो कि मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, ऋतु, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये कहते हुए पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। पत्र हाथ में लेते ही मैं फौरन पहचान गई कि यह वही कागज था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने वह खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उस खत को पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से जमीन से निकलती जा रही थी। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे अंधेरा सा आ रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर मेरे आंखें फटी की फटी रह गई थी। खत को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। वो क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर ही गई है। मैंने वो खत पापा के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे में पापा से बोली, पापा, लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, ऋतु, क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही वो कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो है जो इन सब का कारण बना हुआ था। तभी पापा ने मुझसे कहा, वह काम पुलिस का है, पुलिस उसे देख लेगी। हम शरीफ लोग हैं। हम सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों पर बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि किरण ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्जाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। किरण ने रोते हुए मुझे बताया कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। किरण ने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया और न ही मुझे पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर आप मेरे करीब आए और मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे किरण की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था, इसीलिए उस रात में बाहर परेशान घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत ज्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए किरण ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह है। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी, बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे फ्रेंड से था। वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पता था। हम दोनों में आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी करने वाले थे। लेकिन तब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई थी। सुमन ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब धमकाने लगा था। वो उससे कहता था कि अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास है तो वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और उस दिन जब किरण का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वो सब तस्वीर फेंक कर गया था तो मुझे विश्वास हो गया था कि किरण झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। मैंने अपने पापा पर शक किया और इसीलिए गुस्से में मैंने किरण पर हाथ उठाया था। पापा आपने बहुत अच्छा किया था जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था और वो किरण का लिखा हुआ खत पुलिस को दिखा दिया।
अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब साफ हो गया था कि किरण ने सुसाइड किया है और किरण के सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। वो औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्या कर रहे थे? पापा बोले कि मैं उस दिन किरण को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था कि उसकी सारी फोटो उसे वापस कर दो। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वो किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसीलिए निकाला था ताकि तुम इन सब मामले से दूर रहो। मैं किरण से बात करके मामले की तह तक पहुंचाना चाहता था। मैंने किरण से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह से आते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं किरण को भरोसे में लेना चाहता था, इसीलिए मैं किरण को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था कि किरण को मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर से माफ़ी मांगी और बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। किरण हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी, जो जल्दी ही हमें सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मेरे भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, न ही कोई दुख था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।